हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम अपनी लिटरेरी टर्म की क्लास को आगे बढ़ाते हुए ए लेटर से ही कुछ और लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। दो वीडियोस के पहले ए लेटर से ही अपलोड कर चुके हैं, का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो भी आप ज़रूर देखिएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आज हम ए ही लेटर से न्यू लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी एंड आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हमारे पास न्यू लिटरेरी टर्म्स में क्या है। वेलकम टू द लेक्चर। फर्स्ट हमारा लिटरेरी टर्म क्या हो गया? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या हो गया? रिपीटेड यूज ऑफ सेम कॉन्सोनेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच वर्ड इन अ लाइन। किसी भी लाइन की बिगनिंग में जब हम सेम कॉन्सोनेंट जो होता है वो रिपीट होता है, उसको हम लोग एलिट्रेशन कहेंगे। एलिट्रेशन क्या हो गया? रिपीटेड यूज ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट एंड द बिगनिंग ऑफ ईच वर्ड इन अ लाइन। जब किसी लाइन के ईच वर्ड में किसी कोई कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन होता है, डेट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। यहाँ पे देखिए आपका एस लेटर का, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये एस लेटर जो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसका रेपिटेशन हो रहा है, तो दिस इज़ द एलिट्रेशन। क्लियर? जब हमारे सेम कॉन्सोनेंट रिपीट होता है किसी भी लाइन की बिगनिंग में, दैट इज़ द एलिट्रेशन। ओके, चलिए एक हमारा जो फेमस एग्जाम्पल है मैकबेथ से है, ये हमारा से फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। जब सेम कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन होता है किसी भी लाइन की बिगनिंग में, दैट इज द एलिट्रेशन। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसोनेंस। नेक्स्ट हमारा है एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? रेपिटेशन ऑफ ए वोवेल साउंड इन अ सेंटेंस। एलिट्रेशन में क्या हुआ था? एलिट्रेशन में आपका कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हुआ था, एंड एसोनेंस में क्या है? एसोनेंस में आपका रेपिटेशन ऑफ ए वोवेल, रेपिटेशन ऑफ ए वोवेल साउंड इन अ सेंटेंस। किसी वोवेल की साउंड जो होती है उसका रेपिटेशन होता है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। द मेलो वेडिंग बेल्स। ये थोड़ा ट्रिकी होता है, बट इसको जब हम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो ये हमें क्लियर हो जाता है। द मेलो वेडिंग बेल्स, इसमें देखिए आपका मेलो वेडिंग बेल्स, इसमें ई जो है यह है आपका, यहाँ पे ई वोवेल का रेपिटेशन हो रहा है। द मेलो वेडिंग बेल्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। क्लियर? यहाँ पर आपकी ई वोवेल साउंड इज रिपीटेड। ई मेलो वेडिंग बेल्स में ई वोवेल साउंड इज रिपीटेड। दिस इज द एसोनेंस एग्जाम्पल। ओके, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हॉट एंड इट्स मोनोटोनस। देखिए आपके इसमें आपके ओ वोवेल का जो हो रहा है रेपिटेशन हो रहा है, तो दिस इज द ओ वोवेल साउंड इज रेपिटेड। हॉट एंड इट्स मोनोटोनस, यहाँ पर ओ वोवेल साउंड जो हो निकल रही है ओ वोवेल साउंड का, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल है, ये देखते हैं। द क्रम्बलिंग थंडर ऑफ द स्काई। तो हियर इज द यू वोवेल साउंड रेपिटेटेड। यहाँ पर यू वोवेल साउंड रिपीट हो रहा है। द क्रम्बलिंग थंडर ऑफ द स्काई, यू वोवेल साउंड इज रिपीटेड। तो दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। रेपिटेशन ऑफ ए वोवेल साउंड इन अ सेंटेंस, दैट इज द एसोनेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या हो गया? अ रिटोरिकल डिवाइस इन विच टू कंट्रास्टिंग आइडियाज आर पुट टुगेदर इन वन सेंटेंस। एक रिटोरिकल डिवाइस है ये, इसमें किसी भी सेंटेंस में दो कंट्रास्ट आइडियाज होते हैं जो एक साथ दिए जाते हैं। दो कोई अपोजिट आइडियाज होंगे, उसको ये किसी सेंटेंस में एक साथ दिखाया जाएगा, दैट इज द एंटीथेसिस। एग्जाम्पल से और अच्छे से देखते हैं। It is better to reign in hell than to serve in heaven.
दिस इज़ द फेमस लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। आप ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किसकी लाइन है पैराडाइज लॉस्ट में। क्लियर, ये आपका वर्क है। इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रेन में हेल में राज करना ज़्यादा बेटर है बजाय किसके, हेवन में सर्व करने के। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, रेन सर्व, हेल हेवन। यहाँ पे टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़ यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं। ये फेमस से आपकी स्टेटमेंट है, स्पीच इज़ सिल्वर एंड साइलेंस इज़ गोल्ड। इसका स्पीच होती है, बोलना होता है, वो सिल्वर होता है, बट जो हमारी साइलेंस, हमारा मौन होता है, दैट इज़ गोल्ड। तो हियर इज़ आल्सो एंटीथेसिस एग्जाम्पल, सिल्वर गोल्ड, स्पीच साइलेंस। तो ये आपका एंटीथेसिस, टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़ यहाँ बताए जा रहे हैं, तो दैट इज़ द एंटीथेसिस। एक और एग्जाम्पल है, देखते हैं। टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ये आपके अलेक्जेंडर पोप की लाइन है। ये आपके टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। जो एयर है, गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, वो ह्यूमन करता है, एंड डिवाइन क्या है, वो फॉरगिव करता है। तो हियर इज़ आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस, फॉरगिव, ह्यूमन, डिवाइन। दिस इज़ द एंटीथेसिस एग्जाम्पल्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या हो गया, वो हिंदी में हम कह देंगे अस्पष्ट या द्व्यर्थी। आइए देखते हैं। एम्बिग्यूटी इज़ अ वर्ड, फ्रेज और स्टेटमेंट विच कंटेन्स मोर देन वन मीनिंग। ambiguous word or statement lead to vagueness and confusion and shape the basis for instances of unintentional humor। क्या है, ambiguity is a word, एक ऐसे ambiguity is a word, phrase और statement which contains more than one meaning। एक ऐसे फ्रेज, स्टेटमेंट या वर्ड हो गया जिसका एक से ज़्यादा अर्थ निकलता है। एम्बिगुअस वर्ड और स्टेटमेंट लीड टू वैगनेस एंड कन्फ्यूज़न। जो एम्बिग्विटी वर्ड्स और स्टेटमेंट होते हैं, ये आपके कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, स्पष्टता बताते हैं, दिखाते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। एंड शेप द बेसिस फॉर इंस्टेंसेस ऑफ अनइंटेंशनल ह्यूमर, और एक जो अनइंटेंशनल ह्यूमर होता है उसका आधार बन जाते हैं। तो ये क्या है, ये एम्बिग्विटी क्या चीज़ है जिससे हमें अस्पष्टता, किसी भी फ्रेज हो गया, वर्ड हो गया, स्टेटमेंट हो गया, जिससे हमें क्लियरिटी नहीं दिखती है। मतलब उसके हमें दो मीनिंग दिखेंगे, या दो अर्थ ही कह सकते हैं हम, जिसके हमें दो मीनिंग दिखें, पता चले, एक से ज़्यादा मीनिंग पता चले, दो अर्थी होगी, अस्पष्टता रहती है, तो दैट इज़ द एम्बिग्विटी। विलियम एम्पसन पब्लिश्ड 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। विलियम एम्पसन जो है, इन्होंने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी को 1930 में पब्लिश किया है। आइए इसको एग्जाम्पल्स और अच्छे से देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। कम दाउ मोर्टल रैच। देखिए यहाँ पे कम दाउ मोर्टल रैच, यहाँ पे जो मोर्टल ये वर्ड्स है, मोर्टल का मीन्स आपका फैटल भी हो गया और यहाँ पर डेथ डीलिंग से भी हो गया। तो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे फैटल होगा कि यहाँ पे यार डेथ डीलिंग होगा। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल और है। द बॉय सा द मैन विद टेलीस्कोप। जो बॉय है उसने मैन को देखा टेलीस्कोप के साथ। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि टेलीस्कोप किसके साथ है, द बॉय के साथ हो के उसने देखा मैन को, कि मैन के साथ है टेलीस्कोप तब बॉय ने देखा। दिस इज़ नॉट क्लियर हियर। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्या हो गया, एम्बिग्विटी, यहाँ पे अस्पष्टता दिखाई दे रही है, दो अर्थ निकल रहे हैं, तो हियर इज़ द एम्बिग्विटी। अब एक जैसे हम वर्ड बोले बैट, एग्जाम्पल में हम कह रहे थे आई साई बैट, मैंने एक बैट देखा। अब बैट से हम क्या कह सकते हैं, एक बैट का मीन्स हो गया खेलने वाला बैट, बल्ला जो होता है, एंड एक बैट हो गया एनिमल जो आपका चमगादड़ कहते हैं, तो वो बैट हो गया। तो हियर इज़ नॉट क्लियर, तो ये अस्पष्ट होता है, दैट इज़ द एम्बिग्विटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है हमारा अलेक्जेंड्राइन। नेक्स्ट हमारा है अलेक्जेंड्राइन। अलेक्जेंड्राइन क्या है, फ्रेंच प्रोसोडी, a line of 6 iambic feet or 12 syllables
नोन एज टेट्रामीटर। फ्रेंच प्रोसोडी होती है, फ्रेंच में ज़्यादा फेमस है ये। फ्रेंच प्रोसोडी है। अ लाइन ऑफ 6 आइम्बिक फीट और 12 सिलेबस। इसमें 6 आइम्बिक फीट होते हैं एंड 12 सिलेबस होते हैं और नोन एज टेट्रामीटर। टेट्रामीटर से भी हम इसको जानते हैं। इट हैज़ बीन स्टैंडर्ड फॉर्म इन फ्रेंच पोइट्री। जो फ्रेंच पोइट्री है उसमें ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। 16th सेंचुरी में जो फ्रेंच पोइट्री थी वहाँ पे उस समय काफ़ी फेमस था, स्टैंडर्ड फॉर्म वहाँ का था इन ड्रामेटिक एंड नैरेटिव फॉर्म में। ये 16th सेंचुरी ड्रामेटिक एंड नैरेटिव फॉर्म में ये फ्रेंच में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एंड इंग्लिश पोइट्री में इसको आयम्बिक हेक्सामीटर के बराबर कहा जाता है। आयम्बिक हेक्सामीटर नेवर बीन अ पॉपुलर मीटर इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। स्पेंसर यूज्ड इट इन स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसर ने इसको अपने स्पेंसरियन स्टैंजा में इसको यूज़ किया है। अलेक्जेंड्राइन को आपके स्पेंसर ने स्पेंसरियन स्टैंजा में यूज़ किया है। स्पेंसरियन स्टैंजा क्या था? 8 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर की होती हैं। जो आपका स्पेंसरियन स्टैंजा है वो 9 लाइन्स का होता है, तो इसमें 8 लाइन्स आपकी आयम्बिक पेंटामीटर की होती हैं। और जो 9th लाइन ऑफ स्पेंसरियन स्टैंजा इज अलेक्जेंड्राइन। जो 9th लाइन होती है दैट इज कॉल्ड अलेक्जेंड्राइन। ओके, आपका स्पेंसरियन स्टैंजा क्या है इसकी राइमिंग? ए बी बी सी सी। तो सी ये दिस इज द अलेक्जेंड्राइन। ओके, 9 लाइन हो गई। क्लियर? एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है, एसे ऑन एग्जाम्पल में क्या दे, जो अलेक्जेंडर पोप है उनका जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है उसमें ये देखने को मिलता है। द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी बाय रॉबर्ट ब्रिजेस। ये जो टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी है रॉबर्ट ब्रिजेस की, उसमें भी हमें अलेक्जेंड्राइन देखने को मिलता है। रोमांटिक एज में भी हम इसका यूज़ किया गया है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या है ये आई थिंक आपको पता ही होगा। एन ऑटोबायोग्राफी इज़ अ सेल्फ रिटेन लाइफ स्टोरी। एक ऑटोबायोग्राफी जिसको अपनी स्वयं की जीवन गाथा जिसमें लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अपना जीवन परिचय जो खुद ही लिखते हैं, सेल्फ लिखते हैं, तो डैट इज़ द ऑटोबायोग्राफी। जैसे एग्जांपल है गांधी जी की है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये गांधी जी की उनकी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहे हैं तो बायोग्राफी भी हम बात करते हैं। बायोग्राफी क्या होगी? बायोग्राफी होगी जब हम दूसरे के जीवन परिचय को लिखते हैं, जीवन की गाथा को लिखते हैं, डैट इज़ द बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जब हम स्वयं की जीवन परिचय लिखते हैं, डैट इज़ द ऑटोबायोग्राफी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्ट फॉर आर्ट सेक। नेक्स्ट है हमारा आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक क्या है? The idea that a work of art has an intrinsic value without didactic and moral purpose. Art for art sake क्या हो गया? Art for art sake हो गया आपका एक ऐसा idea that work of art has an intrinsic value। एक ऐसा वर्क आर्ट जो जिसमें उसकी अपनी आंतरिक वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसकी आंतरिक वैल्यू होती है विदाउट डायडेक्टिक एंड मॉरल पर्पस। बिना किसी मॉरल या डायडेक्टिक पर्पस के, उद्देशात्मक या कोई नैतिक ज्ञान या पर्पस के बिना ही कोई उसकी आंतरिक वैल्यू जो होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, दैट इज़ द आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक बताइए किससे रिलेट करता है? ये हमारा एस्थेटिसिज्म से रिलेट करता है। तो ये क्या है? द आइडिया डेट वर्क ऑफ आर्ट हैज़ एन इंट्रेंसिक वैल्यू। किसी भी आर्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी जो आंतरिक वैल्यू होती है उसको हम लोग आर्ट फॉर आर्ट सेक में, और वो बिना किसी नैतिक के मूल डिडैक्टिक या मॉरल पर्पस के हो, तो इंट्रेंसिक वैल्यू जो होती है उसको हम लोग आर्ट फॉर आर्ट सेक कहेंगे। द आइडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाई लेसिंग इन लुकून 1766। जो आइडिया है वो फॉरवर्ड हुआ किसके द्वारा? लेसिंग इन लुकून के द्वारा 1766 में। ये जो है आइडिया को किसने बढ़ाया है? लेसिंग लुकून ने। ये नाम आपको याद रखना होगा, लेसिंग इन लुकून इन्होंने इस आइडिया को रखा था। क्लियर?
थ्रू आउट द 19th सेंचुरी इट हैज़ बीन गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर मेनी राइटर्स एंड 19th सेंचुरी तक ये काफ़ी जो राइटर्स थे उनका काफ़ी ये प्रिंसिपल हो गया था, गाइडिंग प्रिंसिपल। इसको काफ़ी वो लोग एक्सेप्ट करने लगे थे, काफ़ी उसको ये उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया था। ओके, ऑस्कर वाइल्ड वॉज द लीडिंग ऑथर टू एडवोकेट इट। और ऑस्कर वाइल्ड जो एक नेम भी आपको याद रखना है कि जो ये थे ऑस्कर वाइल्ड, ये एक लीडिंग ऑथर थे एडवोकेट इट। इसको फेमस करने में, इसको मतलब एडवोकेट करने के लिए लीडिंग कौन थे? ऑस्कर वाइल्ड। इसको ज़्यादा फैलाया किसने था? ऑस्कर वाइल्ड ने। और वो लुकुन, जो लेसिंग लुकुन थे, इन्होंने इसको इस आइडिया को रखा था सामने और इसको ज़्यादा एडवोकेट इसको फैलाया था, फेमस किया था, आगे बढ़ाया था ऑस्कर वाइल्ड ने। क्लियर? चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी क्या हो गया? अफेक्टिव फैलेसी जो है ये हमारे W.K. विमसेट एंड मोनोर बियर्डस्ले coined this term in an essay in वर्बल आयरन। वर्बल आयरन एक ऐसे था, इसमें इस अफेक्टिव फैलेसी को इन्होंने किन्होंने W.K. विमसेट एंड मोनोर बियर्डस्ले ने इस टर्म को क्वाइन किया था। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू सपोज्ड एरर ऑफ जजिंग और इवेल्यूटिंग पोएम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इमोशन। तो ये क्या होता है? ये अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी क्या हो गया? अफेक्टिव फैलेसी देखिए क्या हो गया, ये किसी भी वर्क को इट रिफर्स टू सपोज्ड एरर ऑफ जजिंग ऑफ इवेल्यूटिंग अ पोएम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इमोशन। किसी भी वर्क को इस तरह नहीं जज करना चाहिए कि उसका रीडर्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मीन्स कोई वर्क है, उसे पढ़ा और रीडर्स का मूड कैसा है, तो उसके मूड के अनुसार उस वर्क को नहीं जज करना चाहिए। क्योंकि रीडर्स की साइकोलॉजिकल कंडीशन अलग अलग हो सकती है। किसी को वो वर्क बहुत पसंद आए और किसी दूसरे को वो वर्क बिल्कुल नहीं पसंद आए। तो ये जो रीडर्स की साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, उसके बेस में किसी वर्क को जज करना ही अफेक्टिव फैलेसी कहलाता है। रीडर्स की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन के आधार पर किसी वर्क को जज करना अफेक्टिव फैलेसी कहलाएगा। इस बेस में हम किसी भी वर्क को नहीं जज कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की साइकोलॉजिकल कंडीशन सबकी अलग अलग है। और अगर हम वर्क को इसके इफेक्ट के बेस पर जज करें तो ये रीडर्स पर उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है तो ये बिल्कुल गलत होगा। और यही अफेक्टिव फैलेसी भी है। यही अफेक्टिव फैलेसी है कि रीडर्स की साइकोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार किसी वर्क को जज करना, दिस इज़ द अफेक्टिव फैलेसी। अगर एक हम एग्जाम्पल से क्या बताते हैं आपको, जैसे कभी हमारा मूड अच्छा होता है तो हम बढ़िया बढ़िया सॉन्ग सुनते हैं, अच्छे सॉन्ग सुनते हैं, हैप्पीनेस वाले सॉन्ग सुनेंगे। बट हमारा मूड कभी नहीं अच्छा होता है तो हम थोड़ा सा सैड वाले सॉन्ग सुनने लगते हैं। तो ये हमारे मूड पे डिपेंड करता है कि हम जैसा हमारा साइकोलॉजिकल मूड है बन जाता है, उसी आधार पर हम पढ़ते हैं। और उस आधार पर किसी सॉन्ग्स हैं जो ये नहीं कह सकते हैं कि सैड सॉन्ग ज़्यादा अच्छे हैं कि हैप्पीनेस वाले सॉन्ग ज़्यादा अच्छे हैं। ये हम सिर्फ अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार ही वो हम सुनते हैं। ये नहीं कहेंगे कि नहीं सैडी सॉन्ग बहुत अच्छे होते हैं, या फिर कहेंगे कि आपके हैप्पीनेस वाले सॉन्ग, एनर्जेटिक वाले सॉन्ग अच्छे होते हैं। बट ऐसा नहीं, ये हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। और इस आधार पर अगर हम इसी सॉन्ग को जज करेंगे तो दिस इज़ द अफेक्टिव फैलेसी। और इसी तरह हम किसी वर्क को भी अपनी स्थिति, हम इस वर्क के विषय में कोई धारणा किसी राइटर्स का हमने वर्क पढ़ा, हम कोई उनका ये वर्क बहुत अच्छा लगता है और उस वर्क के आधार पर हम उनके दूसरे वर्क को भी जज करके, अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार जज करके उसको पढ़ते हैं। उस आधार पर अगर हम किसी वर्क को जज करते हैं तो दैट इज़ द अफेक्टिव फैलेसी। अगर साइकोलॉजिकल कंडीशन, इमोशंस पर डिपेंड होकर किसी भी वर्क्स को जज करना अफेक्टिव फैलेसी कहलाता है। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ और ए लेटर्स या लिटरेरी टर्म्स आपके लिए डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में अब बी एंड सी लेटर से लिटरेरी टर्म डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लिटरेरी टर्म की क्लास अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। न्यू व्यूअर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एंड कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो उसका रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू लेटर में।
न्यू लिटरेचर टर्म के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।